आज का टॉपिक सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। पहला है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। और दूसरा है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कूट के आधार पर चयन करना है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। केवल एक जो है वो सही नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है और उसे संयुक्त बैठक में भी बिना मताधिकार के भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। और दूसरा कथन जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और यह कथन सही है। इसे लेकिन ये सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए जो है केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यही पहला जो ऑप्शन है वही गलत है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति उपकार्यवाहक और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व कौन निभाता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति स्वयं, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का महासचिव। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राज्यसभा का उपसभापति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का सब के लिए जो वो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला है, ग्राम सभा को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और दूसरा है, प्रत्येक ग्राम सभा में केवल एक गांव शामिल होता है। और तीसरा है, यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है। और डी ऑप्शन है कि सभी कथन जो हैं वो सही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। वह सही इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राम सभा जो होती है पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम सभा स्तरीय सभा होती है, जिसमें ग्राम सभा में कई गांव शामिल होते हैं। और 73वां संवैधानिक जो संशोधन है, ठीक है, यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति को सदस्यों, योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है, पहली बात कि वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 280 है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संविधान ने संसद को इनके सदस्यों की योग्यता को और चयन विधि को निर्धारित करने का अधिकार दिया है। इसलिए पहला सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। इसलिए सही ऑप्शन केवल ए ऑप्शन हमारा है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। यह एक सरकारी विधेयक होता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक अस्वीकृत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसका सही जो आंसर है जो असत्य है कि वो है आपका, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यही कथन जो है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। जो धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया सकते हैं और इन विधेयकों को केवल मंत्री ही प्रस्तुत करता है।
इसलिए इन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति द्वारा ये विधेयक पारित या अस्वीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 1993 में इसका गठन हुआ था और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य मानवाधिकार के संरक्षण का प्रयास करना और उन्हें निष्पक्ष बनाना। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, इसमें से जो ही पहले लागू हो। अगला प्रश्न है निवारक निरोध के संदर्भ में कौन से कथनों में सही है कि इसमें शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है और ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। केवल एक और दोनों सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है या फिर केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, केवल 1 सही है कि इसमें शक के आधार पर ही इसमें निरुद्ध किया जा सकता है और इसे गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो नहीं होता है। और जो निवारक निरोध का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया है और खंड 3 से लेकर 7 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त किया गया है? 103वें, 104वें, 102वें या फिर 105वें? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2019 में हुआ था उसके द्वारा इसे समाप्त किया गया है और इसे 25 फरवरी 2020 से ये लागू है। ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन होगा, उसे मत देने का अधिकार होगा, वह पीठासीन नहीं होगा या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी और सी दोनों। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 93 में लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। लोकसभा जो है वो अपने समस्त सदस्यों के बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकती है और जब अध्यक्ष अपने हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं, मतलब वो अपने पद पर नहीं होगा। उसे लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होगा क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार भी होगा। लेकिन किसी भी दशा में मतों की संख्या अगर बराबर होती है तो निर्णायक मत देने का अधिकार उसे नहीं है क्योंकि वह लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? LM सिंघवी समिति, भुरिया समिति, सुरेंद्र मोहर समिति या फिर अशोक मेहता समिति? इसका सही जो आंसर है वो आपका है भुरिया समिति। मैं बी ऑप्शन जो है इसका सही है। जो भुरिया समिति की सिफारिश जो है सिफारिश के आधार पर पेशा अधिनियम जो है वो 1996 में लाया गया था और भुरिया की अध्यक्षता में नाम है उनका सांसद दिलीप सिंह भुरिया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन जो है वो 1994 में किया था, जिसका उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह सुझाव देना कि पंचायती राज के प्रावधान जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर कैसे लागू किया जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पहला है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता या फिर पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। जो पहला दूसरा और तीसरा जो हैं ये सभी जो हैं मूल अधिकार में दिए गए हैं। ये सब जो हैं
वो मूल अधिकार में दिए गए हैं। केवल डी ऑप्शन है यही नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और यह जो है वो आपका कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका उल्लेख जो है वो 39 घ में दिया गया है। बाकी जो हैं जैसे लोक नियोजन जो है वो आपका आर्टिकल 16 से संबंधित है। प्राणी दैहिक स्वतंत्रता ये 21 से संबंधित है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 26 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन है कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 6, 4, 5 या 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें 5 प्रकार में पहला जो आती है वो है आपकी विचार, मतलब विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा आपका आता है विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। और पांचवी जो आपकी आती है वो है आपकी उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान में दी गई हैं। जबकि अगर न्याय की बात करें, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत योग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 14, इसका सही जो आंसर है वो आपका है राज्यसभा का सभापति। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य दल विरोधी का है तो उस पर निर्णय राज्यसभा का सभापति लेगा। अगर लोकसभा का कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य है तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। तो यहाँ पर राज्यसभा दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका ये है राज्यसभा का सभापति। दल बदल जो कानून है, अधिनियम है, यह जो है 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है जो छूट गया था कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य ए से किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। ऐसा इसका सही आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य के ऐसे किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों के असंगत है। इसलिए अनुच्छेद 13 को संविधान मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न है 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों का कितनी संख्या निश्चित किया गया है। ऑप्शन है 12%, 16%, 15% या फिर 20%। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 15%। 15% जो है वो आपका निर्धारित किया गया है और यह संवैधानिक संशोधन ठीक है 51वां था। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन से कथन में सत्य नहीं है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, इसमें कुल 22 सदस्य हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसमें कुल 22 सदस्य हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो इसमें कुल 22 सदस्य हैं, क्योंकि यही जो है पूर्णतः गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो हैं वो 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, बाकी जो है वो कथन जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। तो केवल एक सही है, 2 सही हैं, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, कि इसके कथन जो हैं वो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। विधान परिषद और विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। 40 और 60, 60 और 80, 80 और 40 या 30 और 50। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ये 40 और 60 की न्यूनतम विधानसभा, क्योंकि अनुच्छेद 170 के अनुसार आर्टिकल जो है 170 जो क्या कहता है
कि विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, विधानसभा की बात हो रही है तो यहाँ पे 60 ऑप्शन मिल रहा है। और दूसरा है अनुच्छेद 171 क्या कहता है? अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। इसलिए हमारा जो है ए ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश पर किया जाता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। में बी ऑप्शन जो है वो राष्ट्रपति, क्योंकि 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। और पहला जो राजभाषा आयोग था, अगर पहले राजभाषा आयोग की बात की जाए तो इसका गठन जो है वो जून 1955 में किया गया था। जून 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। इसके अध्यक्ष जो बीजी खेर थे, मतलब बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वह आपका है सी ऑप्शन। अब दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में हो तो राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाता है? अनुच्छेद 249, 250, 252 या फिर 255? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 250। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर शीतलवाड़ आयोग। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलने की सिफारिश की थी। और सरकारिया आयोग का गठन जो है, सरकारिया आयोग ने जो यह सिफारिश दी थी यह 1988 में दी थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण था? पहला है फ्रांसीसी नौसेना द्वारा कुछ अंग्रेजी जलपोतों को पकड़ लेना, दूसरा अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना, कर्नाटक के नवाब द्वारा फ्रांसीसियों से व्यापार कर मांगना या कर्नाटक के नवाब द्वारा अंग्रेजों से व्यापार कर मांगना। तो इसमें कौन सा जो है वो प्रमुख कारण था? तो इसका सही जो आंसर था वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो 1746 से 1748 के बीच हुआ था। और इसका जो युद्ध का मुख्य कारण था वह ऑस्ट्रिया देश था, उसके उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रश्न से संबंधित था। ठीक है, इस युद्ध की पहल अंग्रेजों के तरफ से हुई थी। और इसकी शुरुआत होती है जब बारनेट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने, अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे, तो जिसके कारण प्रथम कर्नाटक में भी यह प्रथम युद्ध प्रारंभ हो गया था। और यूरोप में जब एक्स-ला-सैपल संधि जब 1748 में हुई तो इस युद्ध का समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? अहमद शाह, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर आलमगीर द्वितीय? इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय ही मुगल शासक था उसी के शासनकाल में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1759 से लेकर 1806 तक था। इसी का वास्तविक नाम जो था उसका नाम अली गौहर था। इसका नाम जो था वो अली गौहर था। और शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। और शाह आलम द्वितीय ही 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा था। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में
1803 में ही अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है? द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता समाज संघ, डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ठीक है, द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना जो है वो 1920 में भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया और बहिष्कृत भारत, और इसी सभा ने 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और इसी वर्ष उन्होंने ही 1927 में ही भीमराव अंबेडकर ने समता समाज संघ की स्थापना की, जबकि डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना जो है वो बम्बई में, इसकी स्थापना जो है वो बम्बई में 1906 में डी आर शिंदे ने की थी। और गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना गांधी जी ने की थी और गांधी जी ने इसकी स्थापना जो है वो 1932 में की थी। कुछ गलती हो रही है। कौन सा भीमराव अंबेडकर संबंधित नहीं है? इसमें जो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना जो थी वो 1920 में अंबेडकर जी ने की थी और बहिष्कृत हितकारिणी की सभा भी 1924 में भीमराव अंबेडकर ने की थी और इसी सभा ने 1927 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने ही बहिष्कृत भारत पत्रिका शुरू की थी और समता समाज की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने 1927 में ही की थी और डिप्रेस्ड मिशन क्लास सोसाइटी की स्थापना जो है वो डी आर शिंदे ने की थी 1906 में इसकी स्थापना की थी। और ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है 1932 में बम्बई में गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है? घरेलू सेवाओं को, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को, या फिर हस्तांतरण भुगतान को। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक के संदर्भ में असत्य कथन चुनें। भारत में सर्वप्रथम 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया था और यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है केवल एक। पहला जो है वो पूर्णतः सही है और दूसरा जो है यह बैंक जो है यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कि भूमि विकास बैंक जो है जो असत्य है वह है, जो असत्य है वो आपका जो ये सत्य है और ये असत्य जो है आपका वो सर्वप्रथम 1929 में नागपुर में स्थापित की थी, जबकि ये नागपुर में स्थापित नहीं हुई थी क्योंकि यह मद्रास में स्थापित हुई थी। भूमि विकास बैंक जो है वो मद्रास में स्थापित की गई थी और बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्र मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी के व्यतिक्रम के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है कुजनेटस, लॉरेंज, फिलिप्स या फिर लाफर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, फिलिप्स वक्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाया जाता है और वर्ष 1958 में, ठीक है, 1958 में W.H. फिलिप्स ने इस संबंध की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा की पूर्ति के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 1969, 1957, 1980 या फिर 1991। तो इसका सही जो आंसर है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति के न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत जो है वो अक्टूबर 1957 से की गई थी।
और इसका जो पूर्व का नियमन जो है वो RBI करती है। नियमन जो है वो RBI करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस नीति को 10 सितंबर 2019 को मंजूरी मिली और इसका उद्देश्य प्रदेश से कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करना है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। ऑप्शन है चांग्या, संथाल, कोल या फिर कोरबा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, संथाल। चांग्या जो है वो आपका लद्दाख से जनजाति जो है वो लद्दाख से संबंध रखती है, और कोल जो है वो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से रखती है, और कोरबा जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ से अपना ताल्लुक़ रखती है। अगर संथाल जात की बात की जाए तो संथाल जात जो है मुख्य रूप से बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है, और इसी को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पदार्थ से संबंध रखने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 जो कहती है जनपद है, और सूची 2 में उसके जिले से संबंधित उत्पाद हैं, जैसे प्रयागराज, बलिया, चंदौली और मुजफ्फरनगर। तो इसका सही क्रम क्या होगा कि प्रयागराज जो है वो मूंज से बने उत्पादन के लिए उत्पादित बनाया गया है। बलिया जो है बिंदी, चंदौली जो है जरी जरदोजी, और मुजफ्फरनगर गुड़ से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी है, और बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों की इसकी लंबाई क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कावेरी, ताप्ती, नर्मदा और महानदी। इसका सही जो आंसर है वो होगा, जो ताप्ती है वो है 724 किलोमीटर। ताप्ती जो है वो आपकी है 724 किलोमीटर, ठीक है। कावेरी जो है 800 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, और नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का मृदा के ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण कहलाता है। परत अपर्दन, रिल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन या फिर अस्फाल अपर्दन। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी, अस्फाल अपर्दन। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, ITCZ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं और वायु ऊपर उठती है। दूसरा है, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इसमें केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों, कौन सा कथन जो असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि एक कोयला क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, कि उमरसार कहाँ है, बाहुर कहाँ है, और बरकाला कहाँ है, या फिर कालाकोट कहाँ है। कालाकोट कहाँ है? तो इसका सही जो आंसर है, अगर उसको हम सही सम्मिलित करें तो उमरसार जो है वो आपका गुजरात में है, बाहुर जो है वो पांडिचेरी में है, बरकला जो है वो केरल में है, और कालाकोट का है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इससे सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, गुलाबी कीट किस एक फसल से संबंधित कीट है? ऑप्शन है कपास, धान, मूंगफली और मक्का। तो इसका सही जो है, जिसे पिंक बाल वर्म कहते हैं, जो है यह कपास से संबंधित कीट है।
और जो कपास को ही नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि के ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सबसे पहले जाने कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी है उसे किसको कहते हैं? WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि कृषि उत्पादों पर दिए जाने वाले अनुदानों को ग्रीन और ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। और ग्रीन बॉक्स उसे कहते हैं कृषि क्षेत्र में देखिए सब्सिडी होती है जिनसे व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है, जैसे कृषि अनुसंधान, पौध संरक्षण उपाय। और ब्लू बॉक्स होती है जिनसे व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है, जैसे बिजली, सिंचाई, उर्वरक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पौध संरक्षण, जो ब्लू बॉक्स में शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी या फिर अयोध्या? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, जौनपुर। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और यह गाजीपुर से लखनऊ के बीच विकसित किया गया है। और इसके लाभ उठाने वाले जिले जो कौन से हैं, उसके लाभ उठाने वाले जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर ये इतने जिले इससे लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है पीलीभीत, महाराजगंज, गोरखपुर और बहराइच। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है गोरखपुर से जो है वो नेपाल की सीमा नहीं लगती है। नेपाल से भारत तो नेपाल की सीमा जो है वो केवल 7 जिलों से लगती है। 7 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, जबकि गोरखपुर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या फिर औरैया। जिसका सही जो आंसर है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कानपुर नगर है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता जो है बात करते हैं 67.7% है। इसमें जो है 77.3% पुरुष हैं और महिला जो हैं वो 57.2% है। ठीक है, अगर सर्वाधिक जिले की बात करें कि महिला साक्षरता वाली बात करें तो वो है जिला कानपुर नगर, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो कह सकते हैं वो श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में या फिर ग्रेटर नोएडा में? इसका सही जो आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान जो है वो आपका प्रयागराज में स्थित है। 90 ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन एक राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था? ऑप्शन है पंडित राव, सरे नौबत, दबीर या फिर मजूमदार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है मजूमदार। क्योंकि जो पंडित राव थे वो धार्मिक धर्म से जुड़े हुए मामले देखते थे। सरे नौबत जो है वो सेना से जुड़ी सेना की भर्ती से संबंधित मुद्दे देखते थे। और दबीर जो है वो राज्य का कह सकते हैं एक प्रकार का विदेश मंत्री था। ठीक है, और मजूमदार जो है वो अमात्य था और राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का मूल नाम क्या था? जूना खां, अली गुरसास, सिकंदर यसानी या फिर गुलरुखी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है अली गुरसास। जिसका मूल नाम था वो अली गुरसास था और 1296 में
अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सिंहासन बैठा था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और इसी नाम को सिक्कों पर खुदवाया। इसी ने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत तथा सहना मंडी नामक नए अधिकारी नियुक्त किए और दीवाने मुस्तखराज नामक नवीन विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, तारीख सुबकुद्दीन पुस्तक के लेखक हैं अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका सही जो आंसर है वो है बैहाकी। बैहाकी का पूरा नाम था अबुल फजल बैहाकी। इन्होंने ही तारीख सुबकुद्दीन पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। और दूसरा है, खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों। इसके कथन जो हैं वो सत्य हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल से संबंधित है? मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना या तीसरा प्रयाग प्रशस्त की रचना? केवल 1 2, 2 और 3, 1 2 3 और केवल 3। जिसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। 1 2 3 जो हैं ये सभी जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? सूत्रालंकार, महाविवाह सूत्र, बुद्धचरित या फिर मिलिंद पन्नू? जिसका सही जो आंसर है वो है महाविवाह सूत्र, जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। इसके रचनाकर्ता जो हैं उनका नाम है वसुमित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोजशाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दारुल सफा, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही या फिर दीवाने इस्तिहार? इसका सही जो आंसर है वो आपका है दीवाने कोही, क्योंकि दीवाने कोही विभाग जो है वह एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर मोहम्मद शाह। इसका सही जो आंसर है वो आपका है औरंगजेब। औरंगजेब ने अकबर के द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक भारत पर शासन किया और इसी को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारे थे आज के 50 प्रश्न।